मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो संवाद का ये पहला एपिसोड। हमारे पहले मेहमान का तारुफ कराने से पहले कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। हमारे आपके बीच में कुछ लोग होते हैं जो ख़ास हो जाते हैं। ख़ास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देश और समाज के लिए कुछ अलग करते हैं। उनके जीवन की अपनी एक यात्रा भी होती है, कल और आज की। यह सब कुछ मिल करके एक संसार गढ़ता है और संवाद के ज़रिए हमारी कोशिश है कि इस पूरे संसार को, अपने मेहमान के संसार को आपके सामने रखें। जो आज हमारे मेहमान हैं, खेसारी लाल यादव, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, जिनका नाम ही फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की गारंटी है, जिनके एल्बम घंटों में मिलियन व्यूज़ में आ जाते हैं और करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। भोजपुरी की जो पूरी जमात है 20 करोड़ के आसपास की देश और दुनिया में है और इस पूरी जमात के सबसे बड़े सितारे हैं खेसारी लाल यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद के इस पहले अंक में। थैंक यू सो मच। और जितनी भी लोग मुझे देख भी रहे हैं और जो देखने वाले हैं उनको भी प्रणाम, और जो मुझे देख रहे हैं उनको भी प्रणाम, और जो बाद में सर्च करके देखेंगे उनको भी प्रणाम, क्योंकि इस आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आपसे बेहतर कौन जानता है जीवन की जर्नी। मुझे लगता है कि हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं और समाज सबसे ज़्यादा जानता है। मेरी इतिहास मुझसे ज़्यादा समाज जानती है और मेरे अपने जानते हैं जिनके खुशी के लिए मैं काम करता हूँ। खेसारी लाल यादव उन लोगों में से हैं, कुदरत कुछ लोगों का बेइंतहा इम्तिहान लेती है। जब वो पैदा होते हैं तो अपना घर नहीं होता है, जब पढ़ने की उम्र होती है तो घर के हालात वैसे नहीं होते हैं, जब इंसान सपने देखने लगता है, कुछ करने की कोशिश करता है, तो मुसीबत की जो पथरीली ज़मीन होती है वो आगे बढ़ने नहीं देती। बावजूद इसके वो लोग असंभव के सीने से संभव का दरिया निकाल ले जाते हैं। खेसारी लाल यादव उन्हीं लोगों में से हैं। आज इनकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे और आज जिस मकाम पर हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप छपरा ज़िला, दिल्ली और मुंबई 3 पड़ाव से होकर ज़िंदगी गुजरती है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ज़िंदगी में वो 3 घटनाएं जिन्होंने बार बार आपकी ज़िंदगी को पलटा, वो लगातार बढ़ती चली गई, वो कौन सी 3 घटनाएं, वो कौन से 3 लोग? वो घटनाएं नहीं थी। मुझे लगता है कि पहला घटना मेरे साथ नहीं, वो मेरे माँ बाप के साथ घटा था। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो उस समय वो धरती मेरे लिए क्या थी नहीं थी मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो खुद ही ज़मीन पे पहली बार आया था। तो उस समय मेरे मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं कि घर नहीं था तो बगल गांव में बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं एक दूसरे का। तो उस समय मम्मी दूसरे के घर में मुझे पैदा किया और वहीं से 1 महीने तक शायद माँ दूसरे के घर में रही। फिर वहाँ से पापा ने एक पलानी, दादाजी थे उस समय, मैं नहीं देखा था दादाजी को, तो उस समय फिर पलानी गिरा के और माँ ने हमें करीब 6-7 महीने रखा। फिर पापा ने खपड़ा का घर बनाया। फिर वहाँ से शुरू हुई मेरी जीवन। और 6 साल बाद मैं घर पे ही रह गया और मम्मी छोड़ के दिल्ली चली आई, क्योंकि मेरे पापा गार्ड की नौकरी रात में करते थे और दिन में चाना बेचते थे। दिल्ली में? दिल्ली ओखला में संजय कॉलोनी एक जगह है। तो संजय कॉलोनी में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे एक झोपड़ियाँ हैं, कॉलोनी है, तो वहाँ पे लोग अवैध कब्जा करके हैं। तो उसमें से मेरे पापा भी अवैध कब्जा करके थे। हाँ, जो अब देखिए, अब इंटरनेशनल मीडिया पे आकर हम कह दें कि नहीं हमारी ज़मीन खरीदल रहे तो ठीक ना कहे। क्योंकि वहाँ जितने लोग रहने वाले हैं सब अवैध कब्जा करके हैं। तो वहाँ पानी भी टैंकर से आता है। मैं बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो गया था तो देखा वहाँ। तो उस समय 7 भाई हैं हम, चाचा के हमारे 4 लड़के हैं और हम 3 भाई। तो मेरे 7 भाइयों को माँ ने ही पाला था। फिर वहाँ से
अब पापा को खाना बनाने में दिक्कत होती थी, तो माँ चली आई, तो मैं उसमें माँ को भी दोषी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर शायद माँ नहीं आती तो हम खाना भी नहीं खा पाते, पापा ज़्यादा नहीं कमाते तो नहीं खा पाते। तो मैं वहीं पढ़ने लगा अपने चाचा के पास रह के ही, और मैं दूध बेचता था। तो दूध बेचता था तो मेला वाला के लिए पैसे बहुत कम होते थे, तो मैं पानी डाल देता था उसमें क्योंकि दूध ही ऐसा है जो पानी के और दूध का मिलन बहुत प्यारा होता है। ज़्यादा समझ में, वो तो आग पे चढ़ने के बाद समझ में आता है ना कि मैंने घपला की है। लेकिन उस समय आदमी एक पौआ माने 250 ग्राम पानी डालता था तो कम से कम 2.5 रुपये मुझे मिल जाते थे। तो मेला वाला के लिए थोड़ा सा हो तो जाता दूध बेचता था, और पैंट में एक ही कम से कम 1.5 महीना पहनता था, क्योंकि पैंट होते ही नहीं थे तो कहाँ से पहनेगा आदमी। और सब भाइयों की यही स्थिति थी। पढ़ाई हमारे घर में मात्र 2 भाई हमने किया है, वो भी मैट्रिक ठेल ठाल के पास किए ठेल, अब आप लोग समझ ही रहे हैं ठेल ठाल। तो ठेल ठाल के इसलिए पास किए क्योंकि ना ट्यूशन करते थे ना कोचिंग करते। कोचिंग के लिए पैसे लगते हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़कर आदमी कितना पास होता है आप लोग को भी पता है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है जी सरकारी स्कूल से भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा नहीं है, बट मैं उसको बुरा नहीं बोलता हूँ। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन उसी में हम 315 पर 3rd डिवीज़न था, और हम 2nd डिवीज़न आए थे, 316 आया था हमको। एक नंबर से हम 3rd से बच गए, तो थोड़ा खुशी हुई कि चलो कम से कम 2nd तो मार ही दिए हम। तो वो सारी चीज़ें थी, लेकिन वो सिलसिला चलता गया, दूध बेचता गया, काम भी करता था। मैं अखंड कीर्तन बहुत गाया था उस समय, मेरी गायकी बहुत कमज़ोर थी। मैं वेद गाने वाला आदमी था, रामायण महाभारत कृष्ण लीला जन्माष्टमी यही सारी चीज़ें। और उस समय 500 700 1000 की सट्टा होता था। और अखंड कीर्तन में हम इसलिए जाते थे, हमारे सामने हमारे साथ भी आए हैं हमारे कृष्णा बेदर्दी, पवन पांडे, मेरे गांव के राइटर हैं लोग, जिन लोगों ने उस समय मेरा बहुत साथ दिया। और हम पूर्णावती में जाते थे, 24 घंटा के पूर्णावती में 3 घंटा जब बचता था तब हम जाते थे, ताकि गरम गरम पूड़ी मिलेगा, क्योंकि खाने की स्थितियां बहुत ख़राब थी और हमें खाने को मिलता नहीं था। तो पूड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और जब हम अखंड गाते थे तो वो एक सिलसिला होता था कि लगता था कि भगवान राम स्वयं उस मंडप में आके बैठ गए हैं और हमें गवा रहे हैं। एक सवाल या 2 सवाल और ले सकते हैं, ठीक है? आप इनको दीजिए। हेलो, आप माइक उनको आपका दीजिए। चालू। हाँ हाँ पूछिए। मेरा एक सवाल ये है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी जीवन में अगर कोई लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए अगर रोल मॉडल और सपोर्ट अगर कहीं से मिल जाए तो इंसान ना चाहकर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो यूपी में, बिहार में इतने सारे युवा हैं जिनके लिए इस फील्ड में आने के लिए अगर कोई है, आपको अगर रोल मॉडल मानते तो उनके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? एक बात बताऊं, अगर आपके पास लक्ष्य है ना तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपका एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, 14-15 साल की उम्र रही होगी, और आप कीर्तन गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं और बहुत अच्छा वीडियो था। संयोग से मैंने देखा था, मुझे लगता है ये उम्र वही होगी जब आप कीर्तन गा हाँ, रहे थे। उसी स्थिति में। वो दिल्ली का आपने देखा है, अच्छा। जो बड़े बड़े बाल हैं, तेरे नाम उस समय फिल्म आया था, तो हम भी तेरे नाम का ही बाल रखे थे। होता है ना, जब आदमी बुद्धि नहीं होती है तो जो भी समाज करता है लगता है कि वही नया है, क्योंकि उस समय नया करने की क्षमता थी ही नहीं। तो आप दिल्ली कैसे आए गांव से? हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो फिर वहाँ से हम लोग कुछ पैसे इकट्ठा करके जब मैं गाने लगा तो सबने बोला कि तू अच्छा गाता है, कैसेट वसेट गा। तो उस समय मैं 10,000 रुपये लगाया था अपनी कैसेट के लिए, और वो 10,000 रुपये मेरा कैसेट फ्लॉप हो गया। तो बाबूजी सोचे कि अब फ्लॉप हो गया, ये बर्बादे करेगा। 10,000 बाबूजी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। 2005 की बात है ये। तो बाबूजी खिसिया के हमारा ब्याह कर दिए। अब ब्याह कर दिए तो उस समय 17 साल का एज था मेरा, और 17 साल में मेहरारू आ गई घर पे। अब हम करे तो अब उनको दिमाग में ये था कि भाई अब 10,000 रुपये बर्बाद कर दिया है। लेकिन उनको उस समय पापा को इसलिए लग रहा था कि मेरे अंदर गायकी थी ही नहीं, शकल भी मेरा उसी तरह था, हर चीज़ तो उसी हिसाब से था जिस हिसाब से हमारी परवरिश थी। तो उसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मेरे पापा की जितनी क्षमता थी उन्होंने हमारे लिए करने की कोशिश तो की। और सिर्फ अकेला बेटा तो मैं था नहीं कि मेरे लिए पापा बहुत कुछ कर दें।
उस समय तो 7 भाइयों के लिए करना था उनको, तो इसलिए ब्याह कर दिए इसलिए कि कम से कम जिम्मेदारी समझ में आएगा तो 2-2 रुपया और व्यवस्था करेगा। तो हम भी कोशिश किए। तो 2006 में मेरी शादी हो गई। तो 17 साल में शादी हो जाने के बाद तो उस समय समझ में नहीं आता था करना क्या है, क्योंकि लक्ष्य कुछ था ही नहीं, बैकग्राउंड था नहीं, समय साथ दे नहीं रहा था, पढ़ाई लिखाई थी नहीं, ज्ञान था नहीं, जीवन में हर जगह से मैं जीरो था। तो मुझे लगा जे उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो मुझे लगा जीरो को ही बढ़ाना चाहिए। फिर दिल्ली आया, यहाँ भी मैंने स्ट्रगल शुरू की। तो धागा कटिंग किया मैंने आपके गुड़गांवा में। मुझे लगा लेथ मशीन एक होता है, तो उसमें मैं सोचा कि इसका बन जाऊंगा ना, तो 5,000 6,000 उसका सैलरी था। मुझे लगा जी ये कुछ माल दे देगा, काम का है, काम की चीज़ है। तो फिर वो भी नहीं हो पाया। तो पापा गुस्से में लिट्टी का दुकान कर दिए मेरे लिए। फिर मैं लिट्टी चोखा बेचने लगा ओखला संजय कॉलोनी में, 10 रुपये प्लेट। आज भी मेरे हाथों में वो ठेला है। मैं सुबह 4 बजे उठ के कम से कम 10 kg आटा सानता था, गूंथता था। और लिट्टी की आटा बहुत टाइट गूंदी जाती है। उसके बाद पापा चाना बेचते थे, तो लिट्टी भी बनाते थे, चाना भी बेचते थे, हर वो चीज़ करते थे। वो प्लेट 10 रुपये प्लेट पे 4 लिट्टी और चोखा मैं बना के और लोगों को खिलाता था, प्लेट धोता था। और ये 1.5 साल सिलसिला चला। फिर मैंने कैसेट गाई और मार्केट में ले गया, तो कोई मेरा कैसेट लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उससे मेरे से बहुत बेहतर गाने वाले भोजपुरी में लोग हैं, आज भी हैं, और आने वाले लोग भी जो गा रहे हैं मेरे से। समझिए कि हर आदमी बेहतर गाता है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि गायकी का ये पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया मुझे बहुत प्यार करती है। नहीं तो एक जीरो से मुझे कुछ आता ही नहीं, और मैंने सब कुछ आप सबके बदौलत, आप सबके प्यार के बदौलत मैंने की। तो मेरी खुश नसीबी है कि मैं कम से कम एक लायक तो बना कि आप जैसे हर आदमी यहाँ शिक्षित है, हमको छोड़ के। क्योंकि मैं पढ़ा नहीं, शिक्षा नहीं था मेरे पास, बस करने की इच्छा थी और करने का एक हुनर था कि मुझे कुछ करना है, टारगेट नहीं था मेरे पास।